नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भारत के स्टार्टअप कार्यक्रम में यूनिकॉर्न कंपनियों के 100 के आंकड़े को छूने को बताया ऐतिहासिक उपलब्धि। कहा, नए भारत के नए आत्मविश्वास का प्रतीक है स्टार्टअप कार्यक्रम। पीएम मोदी ने कलोल में इफ्को में बने तरल नैनो यूरिया संयंत्र का किया उद्घाटन। करीब 175 करोड़ रुपए से बना संयंत्र किसानों की उत्पादकता बढ़ाने में होगा मददगार। नैनो यूरिया से फसल की पैदावार बढ़ाने में होगी सहायता, किसानों की बढ़ेगी आय। पीएम ने कहा, देश के किसानों की ताकत बढ़ाते रहेंगे। तय समय से 3 दिन पहले ही केरल में मानसून ने दी दस्तक। सामान्यतः 1 जून को पहुंचता है दक्षिण पश्चिम मानसून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी 30 मई से 14 जून तक देश भर में मनाएगी सेवा सुशासन गरीब कल्याण पखवाड़ा। 31 मई को पीएम शिमला में गरीब कल्याण कार्यक्रम के जरिए देश को करेंगे संबोधित। तमाम केंद्रीय मंत्री भी राज्यों में करेंगे प्रवास। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने भारत के स्टार्टअप क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति को देश के लिए महान उपलब्धि बताया। भारत के स्टार्टअप में मार्गदर्शकों की अहम भूमिका का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से श्रीधर वेम्बू, मदन पडाकी और मीरा शेनॉय का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के स्टार्टअप क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति को देश के लिए महान उपलब्धि बताया। इस संबंध में उन्होंने यूनिकॉर्न कंपनियों के 100 के आंकड़े को छूने का विशेष उल्लेख किया। इस महीने 5 तारीख को देश में यूनिकॉर्न की संख्या 100 के आंकड़े तक पहुंच गई है। और आपको तो पता ही है, एक यूनिकॉर्न यानी कम से कम 7,500 करोड़ रुपए का स्टार्टअप। इन यूनिकॉर्न्स का कुल वैल्यूएशन $330 बिलियन यानी 25 लाख करोड़ रुपयों से भी ज्यादा है। निश्चित रूप से ये बात हर भारतीय के लिए गर्व करने वाली बात है। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि हमारे कुल यूनिकॉर्न में से 44 पिछले साल बने थे। इतना ही नहीं, इस वर्ष के 3-4 महीने में ही 14 और नए यूनिकॉर्न बन गए। इसका मतलब यह हुआ कि ग्लोबल पैंडेमिक के इस दौर में भी हमारे स्टार्टअप्स वेल्थ और वैल्यू क्रिएट करते रहे। भारत की स्टार्टअप क्षेत्र में उपलब्धि इस कारण से भी उल्लेखनीय है क्योंकि इनमें से अधिकांश कुछ ही समय में उभरे हैं और इनकी विकास गति कई विकसित देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन आदि की कंपनियों से भी तेज है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ये प्रगति और भी उल्लेखनीय इसलिए है क्योंकि अधिकांश स्टार्टअप छोटे छोटे शहरों से आ रहे हैं। साथ ही सामान्य परिवारों के उद्यमी इस क्रांति में सबसे आगे हैं। स्टार्टअप्स की दुनिया न्यू इंडिया की स्पिरिट को रिफ्लेक्ट कर रही है। आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। छोटे छोटे शहरों और कस्बों से भी एंटरप्रेन्योर सामने आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि भारत में जिसके पास इनोवेटिव आइडिया है वो वेल्थ क्रिएट कर सकता है। भारत के स्टार्टअप में मेंटर्स अर्थात मार्गदर्शकों की अहम भूमिका का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से श्रीधर वेम्बू, मदन पडाकी और मीरा शेनॉय का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये न केवल स्वयं एक सफल उद्यमी है बल्कि इन्होंने अन्य लोगों को भी व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता के गुर सिखाने का बीड़ा उठाया है। खास बात यह है कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों, महिलाओं एवं युवाओं को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत के स्टार्टअप की सफलता नए भारत के आत्मविश्वास को दर्शाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तमिलनाडु के तंजावुर की परंपरागत कारीगरी ने महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश की है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने तंजावुर की परंपरागत कारीगरी वाली गुड़ियों का विशेष रूप से उल्लेख किया। तमिलनाडु के तंजौर की परंपरागत कारीगरी वाली गुड़ियों का प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से उल्लेख किया। इन विश्व प्रसिद्ध गुड़ियों की खासियत ये है कि इन्हें जीआई टैग भी मिला है। इस संदर्भ में महिला स्वसहायता समूहों की भूमिका की उन्होंने सराहना करते हुए इसे महिला सशक्तिकरण का उज्जवल उदाहरण बताया। साथियों, ये तंजावुर डॉल जितनी खूबसूरत होती है, उतनी ही खूबसूरती से ये महिला सशक्तिकरण की नई गाथा भी लिख रही है। तंजावुर में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के स्टोर और कियोस्क भी खुल रहे हैं। इसकी वजह से कितने ही गरीब परिवारों की जिंदगी बदल गई है। ऐसे कियोस्क और स्टोर्स की सहायता से महिलाएं अब अपने प्रोडक्ट ग्राहकों को सीधे बेच पा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की सक्रियता ने तंजौर की महिलाओं के जीवन को बदल कर रख दिया है। इन समूहों की मदद से महिला कारीगरों की बनाई गई गुड़िया, अन्य खिलौने, बर्तन आदि तंजौर शहर के बड़े बड़े शोरूम में रखे जा रहे हैं और महिला सशक्तिकरण की नई इबारत लिख रहे हैं। उन्होंने मन की बात के दर्शकों से भी अनुरोध किया कि वो अपने आसपास सक्रिय महिला स्वसहायता समूहों के बनाए गए उत्पादों को अधिक से अधिक अपनाएं और महिला सशक्तिकरण में योगदान करें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश के कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार लगातार तेजी से काम कर रही है। मोदी सरकार ने पहले नीम कोटेड यूरिया की शुरुआत की, जिसके बाद से देश में यूरिया का संकट खत्म ही हो गया और अब नैनो यूरिया यानी तरल यूरिया की शुरुआत हो गई है, जिसके एक प्लांट का उद्घाटन पीएम मोदी ने आज गुजरात के कलोल में किया। गांधीनगर के पास स्थित इफ्को का ये प्लांट अपने आप में पहला प्लांट है, लेकिन जल्द ही ऐसे 8 प्लांट देश में और लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए इफ्को कलौल में लगभग 175 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया। अत्याधुनिक नैनो उर्वरक संयंत्र की स्थापना नैनो यूरिया के इस्तेमाल से फसल की पैदावार बढ़ाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर की गई है। संयंत्र में रोजाना 500 ml की लगभग 1.5 लाख बोतलों का उत्पादन होगा। इससे अब यूरिया की एक बोरी की जितनी ताकत है वो एक बोतल में पूरी हो जाएगी। साथ ही ये प्रकृति के लिए भी हानिकारक नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले समय में देश में अन्य जगहों पर भी प्लांट लगाए जाएंगे। ये जो आधुनिक प्लांट कलोल में लगा है, इसकी कैपेसिटी अभी 1.5 लाख बोतल के उत्पादन की है, लेकिन आने वाले समय में ऐसे 8 और प्लांट देश में लगने वाले हैं। इससे यूरिया पर विदेशी निर्भरता कम होगी, देश का पैसा भी बचेगा। मुझे उम्मीद है ये इनोवेशन सिर्फ नैनो यूरिया तक ही सीमित नहीं रहेगा। मुझे विश्वास है कि भविष्य में अन्य नैनो फर्टिलाइजर भी हमारे किसानों को मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि 2014 में सरकार बनने के बाद यूरिया की 100% नीम कोटिंग का काम किया गया। इससे देश के किसानों को पर्याप्त यूरिया मिलना सुनिश्चित हुआ। साथ ही यूपी, बिहार, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में 5 बंद पड़े खाद कारखानों को भी फिर से चालू करने का काम शुरू किया। पीएम ने कहा कि देश के किसान के हित में जो भी जरूरी हो वो हम करते हैं, करेंगे और देश के किसानों की ताकत बढ़ाते रहेंगे। बीते 2 सालों में कोरोना लॉकडाउन के कारण इंटरनेशनल मार्केट में फर्टिलाइजर की कीमतें बहुत अधिक बढ़ गई। वो शायद कम था तो युद्ध आधमका। युद्ध से परिस्थितियों ने फर्टिलाइजर के वैश्विक बाजार में उपलब्धता भी सीमित कर दी और कीमतों को भी कई गुना और बढ़ा दिया। किसानों के प्रति संवेदनशील हमारी सरकार ने तय किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां चिंताजनक है, दाम बढ़ रहे हैं। फर्टिलाइजर को प्राप्त करने के लिए दुनिया भर में दौड़ना पड़ रहा है, कठिनाइयां है।
मुसीबतें हैं, लेकिन हमने कोशिश ये की है कि ये सारी मुसीबतें हम झेलते रहेंगे, लेकिन किसान पर इसका असर नहीं पड़ने देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 8 वर्षों में सरकार ने तात्कालिक उपाय भी किए हैं और समस्याओं के स्थायी समाधान भी खोजे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले की सरकार में समस्याओं का सिर्फ तात्कालिक समाधान ही तलाशा गया। हमने सोचना भी चाहिए, क्या हम 21वीं सदी में अपने किसानों को सिर्फ विदेशी परिस्थितियों पर निर्भर रख सकते हैं क्या? हर साल ये जो लाखों करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च कर रही है, ये विदेश क्यों जाए? क्या ये भारत के किसानों के काम नहीं आना चाहिए? महंगे फर्टिलाइजर से किसानों की बढ़ती लागत को कम करने का कोई स्थायी समाधान क्या हमें नहीं ढूंढना चाहिए? साथियों, ये सवाल हैं जो हर सरकार के सामने अतीत में रहे हैं। पहले सिर्फ तात्कालिक समस्या का ही समाधान तलाशा गया, आगे वो परिस्थितियां न आए इसके लिए बहुत सीमित प्रयास हुए। बीते 8 सालों में हमने तात्कालिक उपाय भी किए हैं और समस्याओं के स्थायी समाधान भी खोजे हैं। पीएम मोदी ने प्राकृतिक खेती के उपाय अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि देश में प्राकृतिक खेती का अभियान चल रहा है और गुजरात का किसान इस तरफ मुड़ने लगा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में सहकार से समृद्धि विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने गुजरात में सहकार की कामयाबी के सफर का विस्तार से जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सहकार में महिलाओं को बड़े पैमाने पर भागीदारी को भी सराहा, तो देश की तरक्की में सहकारिता के योगदान को भी आंकड़ों के साथ देश के सामने रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न सहकारी संस्थानों के प्रमुखों की गोष्ठी को संबोधित किया। सहकार से समृद्धि विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण विकास में सहकार से मिलने वाली मदद का उल्लेख किया। महात्मा मंदिर स्थित इस आयोजन में गुजरात के विभिन्न सहकारी संस्थानों से बड़ी संख्या में प्रतिनिधि शामिल हुए। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि सहकार गांव के लिए स्वावलंबन का बहुत बड़ा माध्यम है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए गांवों का आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए गांव का आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है और इसलिए पूज्य बापू और सरदार साहब ने जो रास्ता हमें दिखाया, उसके अनुसार आज हम मॉडल कोऑपरेटिव विलेज उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात के ऐसे 6 गांव चिन्हित भी किए गए हैं जहां पूरी तरह से कोऑपरेटिव व्यवस्थाएं लागू की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भरता में भारत की अनेक मुश्किलों का हल है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता का एक बेहतरीन मॉडल सहकार है। गुजरात में सहकार के सफल प्रयोग का विस्तार से उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि इसमें महिलाओं की भी बड़ी पैमाने पर हिस्सेदारी है। गुजरात में लगभग 70 लाख बहनें आज इस मूवमेंट का हिस्सा है। 70 लाख बहनें ने 50 लाख से अधिक परिवार होंगे ही होंगे जी। 5,500 से अधिक मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी आज गुजरात में हमारी माताएं बहनें चला रही है। अमूल जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड को बनाने में भी गुजरात की हमारी बहनों की बहुत बड़ी भूमिका है। एक प्रकार से सहकारिता ने गुजरात में महिला उद्यमिता को नए आयाम दिए हैं। समारोह को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी संबोधित किया। उन्होंने केंद्र में सहकारिता मंत्रालय के गठन के प्रधानमंत्री मोदी के फैसले को सराहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी का ये कदम अच्छे परिणाम देगा। जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने, नरेंद्र भाई ने करीब 1 साल पहले एक क्रांतिकारी कदम लिया कि सहकारिता मंत्रालय की रचना भारत सरकार में की। और ये
एक कदम कहने को तो एक मंत्रालय की रचना का है, मगर देश के करोड़ों करोड़ों किसान और अनेक क्षेत्र में काम करते हुए सहकारिता आंदोलन के सभी कार्यकर्ता जानते हैं कि ये कदम आने वाले 100 साल तक सहकारिता आंदोलन को नया जीवन देने वाला है, उसमें प्राण फूंकने वाला है। गुजरात का सहकारी सेक्टर पूरे देश के लिए आदर्श है। राज्य के सहकारी सेक्टर में 84,000 से अधिक सोसाइटियां हैं। इन सोसाइटियों से लगभग 231 लाख सदस्य जुड़े हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर लंबे समय तक सहकार की कामयाबी के इस सफर का नेतृत्व करते रहे हैं। अब उनके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश भर में इस कामयाबी का विस्तार करने को लेकर लगातार कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की प्रगति के लिए किए गए प्रयासों से बनारस की सब्जी और फलों की डिमांड विदेशों में भी बढ़ने लगी है। इसी कड़ी में अब गल्फ देशों में हाइपर मार्केट के लिए 1.2 मीट्रिक टन भिंडी, कुंदरू और लीची का पहला खेप भेजा गया। विदेश भेजी गई ये फल सब्जियां अब विदेशों में भारत के व्यंजनों के प्रेमियों का स्वाद बढ़ाएंगी। बनारस की सब्जी और फलों की डिमांड विदेशों में बढ़ने लगी है। गल्फ देशों में हाइपर मार्केट के लिए 1.2 मीट्रिक टन भिंडी, कुंदरू और लीची की पहली खेप बाबतपुर एयरपोर्ट से भेजी गई। पूर्वांचल की सब्जी और फल अब विदेशों के मॉल में बिकेंगी। इसके लिए एपिडा ने लुलु ग्रुप के साथ वाराणसी के एफपीओज को जोड़ा है। पूर्वांचल के पूरे विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में यहाँ पर किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य में जो हमारे कृषि का निर्यात है उसको बढ़ाना एक महत्वपूर्ण अंग है। यूएई में एक जो प्रमुख वहाँ के एक जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनके काफ़ी संख्या में वहाँ पर हाइपर स्टोर्स हैं, लुलु ग्रुप के द्वारा एक रेगुलर बेसिस पे यहाँ से सब्जियों का निर्यात का आज शुभारंभ हुआ है। हम लोगों ने अपने एपिडा के सर से संपर्क किया, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने कहा कि हम आपको एक नया वैश्विक बाजार उपलब्ध कराते हैं, जिसमें लुलु सर के ग्रुप के लोगों ने हमारे यहाँ विज़िट किया, फार्मर का फील्ड विज़िट किया और उसके बाद उन्होंने कहा हम पहला कंसाइनमेंट करेंगे, जो कि आज का शुभ दिन है। बहुत खुशी हो गई लोगों कि माल जाए लगल। अच्छा, घर पर ही अपना दे के खाली हो जाए। दुनिया में $8 बिलियन के कारोबार करने वाली लुलु ग्रुप की हाइपर मार्केट में पहली बार काशी से खाड़ी देशों के लिए सब्जियों और फलों की पहली खेप भेजी जा रही है। हमारा हाइपर मार्केट है ऑल ओवर वर्ल्ड 240 हाइपर मार्केट है। उसमें हमारा ये इधर का प्रोक्योरमेंट सेलेक्टेड वेजिटेबल्स, एक्सपोर्ट क्वालिटी वेजिटेबल हम लोग इधर से भेजेगा। वाराणसी से हम लोग रेगुलर कोशिश करेगा इधर से भेजने के लिए। इधर एक एयर इंडिया का फ्लाइट है डायरेक्ट टू शारजा, वो हम लोग मैक्सिमम हम लोग एरिया यूटिलाइज करके कार्गो हम लोग इधर से भेजेगा। ये एक ऐतिहासिक दिवस है क्योंकि डायरेक्ट जो है सीधा किसान का उत्पाद पहुंचेगा। एक नहीं, दो नहीं, 240 हाइपर मार्केट में जहां सीधा वो बिक्री होगा। इस योजना से राज्य के किसानों को बड़ा लाभ होने की उम्मीद की जा रही है। हरकेश बहादुर सिंह गौतम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और तय समय से 3 दिन पहले ही केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। सामान्यतः 1 जून को पहुंचता है दक्षिण पश्चिम मानसून। मौसम विभाग ने गुरुवार को जारी बयान में कहा था कि केरल में मानसून के आगमन के अनुकूल स्थितियां बनी हुई हैं। विभाग ने कहा कि मानसून दक्षिण अरब सागर, मालदीव, लक्षद्वीप के आसपास के इलाकों में सक्रिय है तथा इसके आगे बढ़ने के लिए अनुकूल स्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग की माने तो 6 दिन रुकने के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिणी श्रीलंका को कवर करते हुए केरल की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। ऐसे में अगले 2 दिनों तक केरल व लक्षद्वीप में भारी बारिश हो सकती है। बता दें कि केरल में मानसून की दस्तक के बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है तथा 27 जून तक दिल्ली पहुंचता है। मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर भाजपा 30 मई से 14 जून तक पूरे देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा मनाएगी। भाजपा मुख्यालय में पार्टी के महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि इसके तहत 31 मई को शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन में पीएम शामिल होंगे। साथ ही देश भर में किसान चौपाल लगाया जाएगा। किसान चौपाल के माध्यम से कृषि से जुड़ी जितनी भी योजनाएं हैं वो किसानों को बताई जाएंगी। और अब बात मंडी भाव की और देखते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव।
शनिवार को कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदे ज्यादातर नरमी के साथ हुए। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में सरसों बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 27 मई को सरसों का भाव 6050 रुपए था। 28 मई को इसके भाव में 300 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 5750 रुपए पर आ गया। राजस्थान की जयपुर मंडी में 27 मई को सरसों का भाव रहा 6378 रुपए, जो कि 28 मई को 86 रुपए टूटकर 6292 रुपए हो गया। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 27 मई को सरसों का भाव रहा 6400 रुपए। 28 मई को यहां इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6400 रुपए पर टिका रहा। यहीं के अलीगढ़ मंडी में 27 मई को सरसों का कारोबार 6300 रुपए पर हुआ। 28 मई को यहां इसका भाव 50 रुपए बढ़कर 6350 रुपए हो गया। देश में इस साल सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी सरसों की पैदावार में 15,44,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान रबी सरसों की उपज 1,17,54,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार 1,02,10,000 टन ही रही थी। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी फसलों का ध्यान। जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में धान की तैयार नर्सरी की रुपाई कर ले, कश्मीर घाटी में मक्का की बुआई कर ले। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी शीतोष्ण शुष्क इलाकों में किसान आलू की बुआई कर ले। इस मौसम में असम के किसान बोरो धान की कटाई कर सकते हैं। साथ ही साली धान की नर्सरी भी यहां तैयार की जा सकती है। असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में अनुशंसित किस्म के बीजों का चयन कर धान की रुपाई भी कर सकते हैं। इन इलाकों के लिए जलाश्री, जल कुंवारी, रंजीत उप 1 और स्वर्ण उप 1 धान के बीज उपयुक्त रहेंगे। त्रिपुरा में बोरो धान की कटाई की जा सकती है। यहाँ के किसान अमन धान की बुआई भी कर ले। आप अमन धान की नर्सरी भी लगा सकते हैं। नागालैंड के किसान आलू की खुदाई कर ले। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में मारन किस्म के अदरक की बुआई की जा सकती है। वहीं यहाँ के नवादा जिले में हल्दी की बुआई करें। दक्षिण बिहार के जलोढ़ इलाकों में किसान मूंग की फलियों की तोड़ाई करें। ओडिशा के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तटीय मैदानी इलाकों में किसान सब्जियों की रुपाई करें। यहाँ के नयागढ़ जिले में मूंगफली की खुदाई और तिल की कटाई कर ले। ओडिशा के पश्चिम मध्य पठारी इलाकों में किसान मूंग की कटाई करें। छत्तीसगढ़ के मैदानी हिस्सों में किसान ग्रीष्मकालीन धान, दलहन और तिल की कटाई कर ले। साथ ही मूंगफली की पकी फसलों की कटाई कर ले। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पठारी इलाकों में पकी मूंग और उड़द की कटाई कर ले। यहाँ के किमोर पठार और सतपुड़ा पहाड़ी इलाकों में धान के लिए नर्सरी तैयार की जा सकती है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर और करनूल जिलों में कपास की बुआई और सिंचाई करें। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। बीजोपचार से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी।
फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसेट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायामेथोक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर, यानी सेगमेंट खास खबर। केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने गांधीनगर स्थित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया परिसर में खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने खिलाड़ियों के साथ संवाद भी किया। कोरोना महामारी के चलते बंद पड़ी भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली मैत्री ट्रेन करीब 2 साल बाद आज फिर से शुरू हो गई है। दोनों देशों के बीच चलने वाली बंधन एक्सप्रेस कोलकाता खुलना कोलकाता और मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता ढाका कोलकाता आज शुरू हो गई। बांग्लादेश से भारत आने वाले ज्यादातर यात्री मुख्य रूप से पर्यटन, चिकित्सा और खरीद उद्देश्य के लिए आते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच रेल यातायात को फिर से शुरू करने का एकमात्र उद्देश्य यात्रियों की सुविधाओं को समायोजित करना है। दिल्ली के फिल्म निर्माता शौनक सेन की डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स ने कान फिल्म महोत्सव में जीता गोल्डन आई पुरस्कार। ये लगातार दूसरा वर्ष है जब किसी भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने ये पुरस्कार जीता है। शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में गोल्डन आई पुरस्कार जीतने वाली इस फिल्म की सबने जमकर तारीफ की है। फिल्म दिल्ली के प्रदूषण पर आधारित है। तय समय से 3 दिन पहले ही केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। सामान्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून को पहुंचता है। मौसम विभाग ने गुरुवार को जारी बयान में कहा था कि केरल में मानसून के आगमन के अनुकूल स्थितियां बनी हुई हैं। पोर्ट ब्लेयर के कबाइंस की बीच पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका परिषद के 250 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।